मेरा जो पहला प्रश्न है वो है कि आपका जन्म कहाँ और किस परिवेश में हुआ था? गोरखपुर जिले का एक गांव है डुमरी। मैं वहाँ पैदा हुआ। यह गांव कछार में स्थित है, यानी कि दो नदियों के बीच में है। बरसात में दोनों नदियां उफनती थीं तो बाढ़ आती थी। बाढ़ खेतों को बहा ले जाती थी और लोगों के घरों में गरीबी, अभाव छोड़ जाती थी। तो अभावों से भरे गांव के एक घर में मैं भी पैदा हुआ। उसके साथ एक घटना जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब मैं पैदा हुआ तो माँ तो अचेत हो गई थी, तो अनेक कीड़े मकोड़े वहाँ इकट्ठा हो गए। माँ को होश नहीं था कि उन्हें देखे। फिर बुआ थी, उन्होंने देख लिया और झट से मुझे उठा लिया, नहीं तो कीड़े मुझे चट कर जाते हैं। तो मैंने कहीं लिखा है कि मेरी जीवन यात्रा में कीड़े मकोड़े तो बहुत मिले, लेकिन कीड़े मकोड़ों से उबारने वाले भी मुझे मिलते गए हैं। वो गांव का परिवेश था। उस परिवेश ने बाढ़ का अभाव ही नहीं किया, बल्कि बाढ़ जन समस्याओं से, गरीबी से कैसे लड़ाई की जाती है, कैसे संघर्ष किया जाता है और उसके बाद भी कैसे खुश रहा जाता है, गाया बजाया जाता है, त्योहारों की उमंग में रहा जाता है। ये सब सिखाया था उस गांव ने। और जो प्रकृति है गांव की, वो तो संपन्न होती ही है। तमाम जो मौसम आते हैं, पेड़ पौधे हैं, पानी है, नदियां हैं, नाले हैं, इन तमाम चीज़ों का सौंदर्य सुख मुझे गांव में मिला, मेरा अनुभव बन गया। सर, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई? गांव के पास से ही प्राइमरी स्कूल था, मिडिल स्कूल था। वहाँ से मैंने प्राइमरी शिक्षा पास की, मिडिल शिक्षा पास की। मेरी शिक्षा यात्रा की भी एक कहानी है। मैं बहुत धीरे धीरे चलने वाला आदमी हूँ। मुझमें प्रतिभा का चमत्कार न तब रहा न आज है। तो लोग कहते हैं कि जब मुझे अक्षर ज्ञान कराया जा रहा था तो मेरी पकड़ में नहीं आ रहा था। भाइयों ने अक्षर ज्ञान कराने की कोशिश की होगी, मेरी पकड़ में नहीं आया, तो लोगों ने घोषित कर दिया कि मूर्ख रहेगा इसको, पढ़ाई लिखाई से इसका संबंध नहीं रहेगा।
माँ मेरी साक्षर थी, उसे लोगों का यह फैसला कबूल नहीं हुआ। एक दिन उसने कोशिश की, जाड़े की सुबह थी, अलाव जल रहा था, जी। तो अलाव की राख को बाहर खींचकर ठंडा करके उसने मेरी अंगुली पकड़ी और कहा, बेटा लिखो क। उसने मेरी अंगुलियों से क लिखवा दिया। तो मुझे लगा कि माँ के स्पर्श से मेरी अंगुलियों में अक्षर झरने लगे हैं। धीरे 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 वर्णमाला का ज्ञान हो गया, और जब ज्ञान हो गया तो मेरी यात्रा चल पड़ी। और कुछ क्लास में सीखता था, कुछ घर सीखता था, कुछ अपने आप सीखता था, और कुल मिलाकर के मैं कक्षा का सबसे अच्छा विद्यार्थी माना जाता था। और शुरू से आखिर तक ये मेरी अच्छाई बनी रही। हिंदी मिडिल पास करने के बाद मैंने उर्दू मिडिल किया। उस कछार के इलाके में संजोग से प्राइमरी स्कूल था, मिडिल स्कूल था, तो लोग वहाँ तक यात्रा कर लेते थे, मैंने भी यात्रा कर ली। उसके बाद की पढ़ाई तो शहर में होती थी, अंग्रेजी की पढ़ाई शहर में होती थी, और शहर तक जाने का कोई की सुविधा नहीं थी। गोरखपुर हमारे गांव से 20 मील की दूरी पर है, और हम लोग गरीब घरों के लोग थे। शहर में जाकर के इंग्लिश पढ़ना हमारे बूते की बात नहीं थी। तो उन दिनों एक परीक्षा होती थी, विशेष योग्यता, वह भी सरकारी परीक्षा थी, यानी टीचर बनने के लिए वो सहायक परीक्षा थी। तो गांव से 10 मील दूरी पर एक गांव था घरसी, वहाँ पंडित रामपाल शुक्ल विशेष योग्यता की पढ़ाई करते थे। मैं वहाँ गया। एक घटना घटी, वो ये कि जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था प्राइमरी में, तभी से मुझे कुछ कविता लिखने की एक तड़प सी महसूस होने लगी थी। और जब मैं दर्जा 6 में आया तो पहली कविता फूटी। उसके पहले भी मैं लिखता था, एक लाइन लिखता था, फिर आगे चलता नहीं था। किसी ने कहा कि आप नदी के किनारे बैठिए, पेड़ नीचे बैठिए, तो कविता फूटेगी। बहरहाल चलते 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 आखिर 2006 में एक कविता फूट पड़ी। तो 2006 के बाद ही मैंने छंद का ज्ञान किया, अलंकार का ज्ञान किया, यानी ज्ञान का अभ्यास करता रहा। और जब मैं विशेष योग्यता पढ़ने के लिए गया तब मैं एक अच्छा कवि बन गया था, और मुझे अलंकार का, छंद का काफ़ी ज्ञान हो चुका था। जब मैं वहाँ पहुँचा, देखा कि राम गोपाल जी क्लास ले रहे हैं, मैदान में बैठ करके, नीचे बच्चे बैठे हुए हैं, ये आराम कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बच्चों से पूछ रहे हैं बच्चे, ये कौन सा छंद है, कोई छंद पढ़ रहे थे, कौन सा छंद है? बच्चे चुप। और मैं पहली बार वहाँ पहुँचा था, उनके पीछे खड़ा था। मैंने कहा, हरगीज का कौन है? कौन है? देखो बच्चे
ये नए हमारे छात्र हैं, हम्म, तो वहाँ भी मेरी अच्छी स्थिति बनी और कवि के रूप में होने के नाते मुझे सम्मान मिलता रहा, एक वैशिष्ट मिलता रहा। उसके बाद फिर क्या करें, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन की परीक्षा होती थी, विशाल परीक्षा, विशाल और साहित्य करने के लिए मैं बरहट गया। बरहट मेरे गांव से 24 मिनट की दूरी पर है। वहाँ पैदल जाता था, आता था पैदल, कोई सुविधा नहीं थी। तो साहित्य करने के बाद सवाल खड़ा हुआ कि क्या किया जाए। लोगों ने कहा अंग्रेजी के बगैर काम नहीं चलने का। फिर मैं वहीं लौट आया जहाँ से विशेष योग्यता की थी। वो पंडित जी मैट्रिक थे, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कराते थे। तो वहाँ 2 साल मैंने तैयारी की है, लेकिन कुछ पकड़ में आया नहीं। 2 साल बाद इम्तहान लिया तो सब में अच्छे नंबर आए और इंग्लिश में फेल हो गया। बहुत दुखी हुआ। तो पंडित राम कुमार शुक्ल ने कहा, देखो कवि, काशी विद्यापीठ में पत्रकारिता का कोर्स शुरू हो रहा है, और चूँकि वो एक राष्ट्रीय संस्था है तो वहाँ हिंदी का सम्मान होगा, जाओ। मैं वहाँ गया तो किसी ने पूछा आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन का मतलब मुझे नहीं मालूम था। तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ सारी पढ़ाई तो अंग्रेजी में होगी, आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं जहाँ ठहरा था वो मेरे गांव के पास के थे और आज पत्रिका में काम करते थे, आज अखबार में। उन्होंने कहा तुम घबराते क्यों हो, अभी तुम्हारी उम्र क्या है, मेरे दोस्त हैं उनका स्कूल चलता है, चलो तुम्हारा नाम लिखाते हैं। तो हाँ, मुझे ले गए और साल भर पढ़ाई की, अंग्रेजी की, इम्तहान दिया। जब वो साल ख़त्म हो रहा था तो हमारे हेडमास्टर ने लोगों से पूछा, भाई कितने लोग फर्स्ट क्लास आएंगे? कई लोगों ने हाथ उठाया। और मैं बैठा हुआ हूँ। मुझे लगा कि मिश्रा तुम चुप क्यों हो? मैंने कहा पता नहीं सर क्या होगा। तो हुआ कि मैं ही फर्स्ट क्लास आया और बाकी लोग रह गए। और फर्स्ट क्लास ही नहीं बल्कि मेरा पोजीशन भी आया। उसके बाद BA2 में जाने का मुझे मौका मिल गया। फिर BA2 से IA, BA, MA, PhD किया। तो बड़ी संघर्षमयी यात्रा रही शिक्षा की, लेकिन सब कुछ अच्छा रहा। सर, मेरा अगला प्रश्न है, आपने अपने कर्म जीवन की शुरुआत कहाँ से की? हाँ? कर्म जीवन की शुरुआत कहाँ से की सर? कौन जीवन? कर्म जीवन, काम करने की और ये सब पद्धति। आपने जब से- अपने अध्यापन की अच्छा, अध्यापन जीवन। या सर अध्यापन से पहले भी आप हाँ, कुछ जब किए? मैंने PhD की फीस सबमिट कर दी, जी सर। उसके बाद तो नौकरी की खोज करनी ही थी। यहाँ वहाँ आवेदन पत्र देता रहा। एक आवेदन पत्र MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा मिल गया था, तो वहाँ से पत्र आ गया साक्षात्कार के लिए। वहाँ गया मैं, वहाँ ले लिया गया। यानी मेरी पक्की नौकरी यहाँ शुरू हुई, लेकिन इससे पहले PhD करने की प्रक्रिया में 6 महीने BA2 में पढ़ाया था एज ए लेक्चरर। और जब वो 6 महीने की नौकरी छूटी तो हमारे गुरुदेव आचार्य द्विवेदी जी ने मेरे लिए और नामवर के लिए 2 लेक्चर्स मांगी UGC से। हम दोनों पढ़ाने लगे। तो कुछ दिनों बाद ये मालूम पड़ा कि एक ही स्वीकृत हुई है। हमसे किसी
हमारे सहयोगी ने कहा कि आचार्य द्विवेदी बहुत दुखी हैं, उन्होंने 2 मांगा था, एक ही मिला और सोच रहे हैं किसको रखें किसको ना कहें। तो मैं तुरंत गया उनके पास, उनका पंडित जी नाम और से सीनियर हैं, उनको रखिए। पंडित जी का तुमने मेरा कष्ट हल कर दिया। और उसी वक्त उन्होंने 100 रुपये की स्कॉलरशिप रिकमेंड की। तो सीधे सबमिट करने के बाद स्कॉलरशिप ख़त्म हो गई, तो मुझे कहीं नौकरी करनी ही थी। तो बड़ोदरा में पहली नौकरी मिली MS यूनिवर्सिटी में, वहाँ मैं साल भर रहा और अनुभव अच्छा नहीं रहा। पत्नी बीमार पड़ी, मैं बीमार पड़ा, हमें को पोलियो हो गया और वहाँ के लोगों से, वहाँ के अध्यापकों से मेरी कोई ऐसी दोस्ती बनी नहीं थी कि मुझे रौनक सी महसूस हो। तो दूसरे साल जब मैं वहाँ गया तो एक दिन एक सज्जन आए रात को, हमारे यहाँ 10 बजे रात को। उन्होंने कहा मैं सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद से आया हूँ और वहाँ MA सेंटर खुला हुआ है और हमें एक आदमी चाहिए। उस वक्त हिंदी में फर्स्ट क्लास बहुत कम लोग थे, तो जो आए थे विश्वनाथ शुक्ल वो फर्स्ट क्लास थे, जो बाकी लोग थे वे योग्य नहीं थे। तो एक आदमी की खोज हो रही थी। तो वे जहाँ ठहरे थे उन्होंने बताया कि मिश्र जी आजकल यहाँ उबे हुए हैं, आप जरा पता कीजिए। तो आए तो मैंने कहा किसी का नाम बताइए। मैंने कहा मैं खुद चलूँगा। बाद में कहने लगे मैं तो आपके लिए आया था। तो जेवियर में गया मैं और वहाँ अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ अपनी ओर के तमाम लोग थे, अपने संबंधी भी थे। और MA का सेंटर जब खुला तो आसपास के तमाम जो ग्रेजुएट थे वो टूट पड़े MA करने के लिए, और हमारे शिष्यों की एक लंबी परंपरा बन गई, लंबी जमात बन गई। और मुझे धीरे धीरे घर सा महसूस होने लगा। हालांकि शुरू में मकान खोजने में बड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अहमदाबाद मुझे भा गया। 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। उन दिनों लेक्चरर के 2 ग्रेड होते थे, एक सीनियर एक जूनियर। तो विश्वनाथ शुक्ल चूँकि हेड थे तो सीनियर थे और मैं जूनियर था। जब मैं PhD हो गया तो चिमन भाई पटेल जो बाद में हम मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने कहा प्रिंसिपल से कि आप इनको दे दीजिए सीनियर के, कि ठहरेंगे नहीं यहाँ पर, दे दीजिए आप। कहें 2 के हम कैसे दे सकते हैं। तो एक केंद्र था नवसारी में, MA का एक केंद्र था नवसारी में। तो वहाँ जो सज्जन पढ़ाते थे वो अकेले थे। तो अहमदाबाद से लोग जाया करते थे पढ़ाने के लिए, तो मैं भी अहमदाबाद जाता था पढ़ाने के लिए। एक घटना घटी कि जिस मकान में मैं रहता था वहाँ एक सन्यासी रहते थे और एक झोपड़ी में रहते थे। एक दिन पत्नी उधर से गुजर रही थी, शायद मेरी बेटी वहाँ चली गई थी, तो उनका बहन बैठो ना बैठो ना बैठो ना, बैठी। तो उन्होंने पूछा तुम्हारे पति क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि लेक्चरर हैं। उन्होंने कहा कि लेक्चरर, झूठ क्यों बोलती हो, वो प्रोफेसर हैं। नहीं लेक्चरर हैं। उन्होंने कहा कि ना अगर नहीं है तो आज कल में हो जाएंगे। और उसी दिन मुझे नवसारी के प्रिंसिपल ने कहा कि आपको मैं दूना ग्रेड देकर बुला रहा हूँ।
और क्योंकि जो है हम लोग जो काम कर रहे हैं एज ए प्रोफेसर, उनको स्वीकृति नहीं मिल पा रही है, उनको जाना पड़ रहा है। तो उनकी बात सही हो गई, मैं नौसारी चला गया हेड होकर के, और अच्छी तनख्वाह पा करके, दोनों तनख्वाह पा करके साल भर रहा। फिर विश्वनाथ शुक्ल आगे रुकी, फिर जगह खाली हुई, फिर जेवियर के लोगों ने मुझे पकड़ के खींचा, फिर मैं जेवियर आ गया। तो 4 साल में वहाँ रहा, और इस प्रकार से 8 साल में गुजरात में रहा। और वहाँ से छूटने की भी एक कहानी है। जेवर मुझे भाग गया था, लेकिन हुआ यूँ कि वहाँ नया कोर्स बना, हिंदी वहाँ इंटर तक कंपलसरी थी, जो नया कोर्स बना उसमें हिंदी निकाल दी गई। वो हमारे जेवर कॉलेज के प्रिंसिपल जो थे, क्योंकि ईसाई थे, उन्हें लगा कि जब हिंदी निकाल दी गई है तो हिंदी के साथी को क्यों रखा जाए। सबसे अधिक तनख्वाह मेरी थी, सबसे सीनियर मैं था, तो एक केंद्र छूटा, BA ऑनर्स निकाल लिया गया। तो मुझे एक तरह से विवश किया गया कि मैं कहीं और जाऊं, तो वहाँ से छोड़ करके मुझे दिल्ली आना पड़ा। वहाँ शंकर जोशी ने कहा, आप वहाँ जा रहे हैं, हम लोगों को तकलीफ तो है, लेकिन आपकी सही जगह वही है। तो नगेंद्र जी ने मुझे यहाँ नियुक्त किया, और फिर सन 90 में यहाँ से रिटायर हुआ। सर आप यहाँ पे कहाँ हाँ? यहाँ पे कहाँ नियुक्त हुए पहली बार? मैं मॉडल टाउन था, और सन 64 में मैं आया था दिल्ली। मॉडर्न टाउन में ही ठहरा, और ऐसा अच्छा संयोग बना कि देश के तमाम साहित्यकार मॉडर्न टाउन में आते गए, और मॉडर्न टाउन जो था वो साहित्यकारों का एक अड्डा बन गया। बड़ी गहमा गहमी और खूब आवाजाही, तर त्योहारों के दिन की रौनक। शमशेर थे, देशेंद्र अवस्थी थे, नामोर जी आ गए थे, अजित कुमार थे, सरस्वर थे, और बहुत से लोग थे। सन 80 में मेरा अपना मकान बना यहाँ, तो मैं यहाँ चला आया। सर हर रचनाकार जैसे पता ही कि हाँ? हर रचनाकार गंभीर अध्ययन करते हैं सर, अपनी सर्जना करने के लिए साहित्यकार। तो सर आपने किस तरह की अध्ययन से किया ताकि आप साहित्य में अच्छी तरह से सर्जना कर सकें, चाहे वो गद्य हो चाहे वो पद्य हो? जरा साफ बताओ, क्या कहना चाहती हूँ? मतलब सर किस तरह के साहित्य का आपने अध्ययन किया जिससे आपको कि लगा कि हाँ अब मैं साहित्य अच्छे से लिख सकूँगा, चाहे वो कहानी, उपन्यास या कविता? हाँ देखो, ऐसा है कि मैंने कहा कि कविता की शुरुआत मिडिल स्कूल से ही हो गई थी। जी। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे जन्म के साथ ही कविता का संस्कार मुझे मिल गया था। हो सकता है कि मेरे पिता में जो एक संवेदनशीलता थी, गाते बजाते थे, घूमते घामते थे। मेरी माँ भी बहुत संवेदनशील थी, गाती थी। तो हो सकता है कि उन दोनों का संस्कार मुझे मिला हो कि मैं साहित्य की ओर, कविता की ओर सहज भाव से झुकने लगा था। तो जब मैंने दर्जा 6 में कविता शुरू की, तो संयोग ये भी था कि वो उस दिन स्कूल के पास कांग्रेस की सभा हो रही थी। तो पहली कविता मेरी कांग्रेस की सभा पर थी। यानी कविता का मेरा लगाव समाज से ही शुरू होता है। जी।
अब चूँकि वो देहात था, मॉडल स्कूल था, वहाँ कोई साहित्यिक माहौल था नहीं। तो हमारे गांव के पास के गांव में एक कवि थे मदनेश जी, वो स्नेही सुर के कवि थे। तो उनसे मैं मिला, तो उन्होंने मैं बड़ा प्रोत्साहन दिया, आप बहुत अच्छा लिखते हो। तो उनके ही निर्देशन में मैंने छंद अलंकार आदि का ज्ञान शुरू किया, लिखना शुरू किया। और धीरे 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 मेरी कविता का विकास होता गया, भाषा का, छंद का, अलंकार का विकास होता गया। और सन 45 में जब मैं वाराणसी पहुंचा, तो मुझे प्रसाद जी के एक शिष्य डॉक्टर राजेंद्र शर्मा का सहयोग मिला। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसके हेडमास्टर के छोटे भाई थे और मुझे बहुत प्यार करने लगे। तो उनकी कृपा से, उनके प्रोत्साहन से मैं संसार में, आज मैं तमाम अखबारों में खूब छपने लगा, खूब छपने लगा, छा गया। और वो चूँकि छायावादी कवि थे और अब तक जो मैं लिख रहा था उसमें भी छायावादी संस्कार था, तो उनके स्पर्श से छायावाद का संस्कार और भी गहरा गया। तो मैंने शुरू में जो गीत लिखे उनमें छायावाद का कुहासा तो नहीं है, लेकिन उसका लालित्य है, उसका बारडव है। जब मैं सन 47 में BHU में गया, तो वहाँ अनेक कवियों से भेंट मुलाकात हुई। वहाँ BHU के तो कभी से ही शहर के भी कभी आते जाते थे। कभी साक्षी त्रिलोचन नाम सुना होगा, जी सर। ये भी आते जाते थे हम लोगों की गोष्ठियों में। और इन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि मिश्र जी, छायावाद जा चुका है, जो आप लिख रहे हैं उसकी भाषा जा चुकी है, उसके भाव जा चुके हैं, और जो नया साहित्य आ रहा है वह उसका पानी कुछ और है। तो धीरे धीरे छायावादी संस्कार से मैं मुक्त होने लगा, और जो नया काव्य आ रहा था, नई कविता आ रही थी, उसके भीतर दाखिल होने लगा, उसका प्रभाव ग्रहण करने लगा। सन 50 के आसपास मैं भी मार्क्सवाद से प्रभावित हुआ था, क्योंकि BHU में जो मंडली थी हम लोगों की, उनमें कई लोग मार्क्सवादी थे। तो लगा कि मार्क्सवाद एक अच्छा वाद है, अच्छा दर्शन है, मैं उससे जुड़ गया। लेकिन मैंने कई बार कहा है कि मार्क्सवाद को मैंने एक दर्शन के रूप में इस्तेमाल किया। उसके तहत मैंने कुछ खास विषयों को ही अपना विषय नहीं बनाया कि मार्क्सवाद के तहत यही विषय जो योग्य होते हैं, यही बातें योग्य होती हैं, ऐसा मैंने कभी अनुभव नहीं किया। कि उसके दर्शन को अपना दर्शन लाया। सन 50 के आसपास नई कविता शुरू हो गई थी, तो उसमें दो तरह के लोग थे। एक वे थे जो कि समाजवादी चेतना के थे, और वे थे जो एक व्यक्तिवादी चेतना के थे। क्योंकि मैं मार्क्सवादी हो गया था, इसलिए नई कविता जो मेरी आई वह सामाजिक चेतना से जुड़ी हुई आई। 1951 में मेरा
पहला संग्रह आया था बस के गीत। उसमें जो गीत हैं सभी पारंपरिक गीत हैं, लेकिन कुछ गीत उसमें बड़े टटके हैं, बड़े ताज़ा हैं। प्रभाकर माचवे ने उसकी समीक्षा की थी और लिखा था कि उन 4-5 गीतों को रेखांकित करके ऐसे टटके गीत लिखने वाला कवि जो है वह छावादी कविताएं क्यों लिखता है। तो जब मैं बाद में छावा से मुक्त हुआ तो वे गीत मुझे अपने प्रिय लगते रहे और मेरे नए गीतों में, नई कविताओं में समाहित होते रहे। सन 62 में बहरंग बना चिट्ठियाँ संग्रह आया, उसकी कविताएं एकदम अलग थी। उनमें सादगी थी, ताजगी थी, लघुता थी। तो इस तरह मेरी काव्य यात्रा चलती रही। नए नए संग्रह आते गए और समय का प्रभाव उन पर रक्षित होता रहा। मेरे अनेक संग्रह आए, लेकिन एक बात मैं बहुत बलपूर्वक कहता हूँ कि उनमें बुनियादी एकता तो रही, लेकिन समय के प्रभाव से हर संग्रह दूसरे से थोड़ा अलग रहा। और आलोचक उस अंतर को रेखांकित करते रहे। वो अंतर न होता तो मैं क्यों लिखता। और मैंने कभी योजनाबद्ध तरीके से नहीं लिखा कि देखो ये समय ये कह रहा है तो मैं ऐसा लिखूं। समय के संस्कार को आत्मसात करता हुआ मैं लिखता रहा तो सहज ही एक बदलाव आता रहा। कविता मेरी केंद्रीय विधा है। लोग पूछते हैं कि आप कविता से कथा में क्यों आए, तो मैं कहता हूँ कविता से नहीं आया, कविता के साथ आया। मेरा अगला प्रश्न यही था। कविता के साथ आया। अभी हमारी बेटी ने एक लेख लिखा है, एक बड़ा बढ़िया वाक्य है कि पिताजी की कविता प्रीति कभी बासी नहीं हुई, जैसे माँ के साथ उनका प्रेम जो है अब तक बासी नहीं हुआ। तो ये है कि मैंने कहा ना कि मैंने योजनाबद्ध तरीके से न कविता लिखी न कुछ लिखा, तो धीरे 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 कहानी भी मुझ में समाती गई। अब BHU में जो हम लोगों की गोष्ठी थी, जो हम लोगों की साहित्यकार मंडली थी, उसमें कई कहानीकार थे। शिव प्रसाद सिंह थे उसमें और भी कई लोग थे। तो उस परिदृश्य ने, उस समय ने कहीं न कहीं मुझे उकेरा होगा, कहीं न कहीं छेड़ा होगा कि कहानी की ओर भी आओ। तो सहज ही मैंने कुछ कहानियाँ लिखी, लेकिन फिर भी मैंने अपने को कहानीकार नहीं माना और न कहानी का कोई खास क्रम चला। लेकिन 60 के बाद कहानी क्रम चल पड़ा, यानी अपने को मैं कहानीकार कहने के योग्य बन गया 60 के बाद। उसका श्रेय धर्मयुग को भी है, उसने मेरी बहुत सी कहानियाँ छापी और मैं इस योग्य हो गया था कि तमाम पत्रिकाएं मुझे स्वीकार करती, मुझे छापती। एक घटना बताऊं कि मैं कविताएं लिखता था, तो बनारस के जो समाचार पत्र थे उसमें तो छपता रहा, लेकिन पत्रिकाओं में नहीं छपता था, कविताएं लौट आती थी। एक बड़ी बात ये थी, उन दिनों कविताएं लौट आती थी टिप्पणी के साथ। आज तो कोई पूछता नहीं है। तुम्हारे गुरुदेव हजरत द्विवेदी ने कहा, कभी तुम निराश मत हो ना, देखो तुम शराब नहीं पीते हो, तुम चाय नहीं पीते हो, तुम सिगरेट नहीं पीते हो,
तो तुम ये डाक खर्च पर लगाया करो, भेजो भेजो भेजो। 10 बार भेजोगे तो उसको वो सोचेगा कि कोई आदमी तो है ये। जी। तो धीरे धीरे मैं पत्रिकाओं से जुड़ता गया और संसार तक आते आते एक आध पत्रिकाएँ मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो फिर कहानी क्रम भी चल पड़ा और आज तक भी मैं कहानियाँ लिख रहा हूँ, छोटी छोटी कहानियाँ आजकल लिखता हूँ। मैं गांव का आदमी, गांव ने मुझे विपुल अनुभव दिए थे, अनुभव भंडार दिया था। और गांव के बाद जब निकला तो धरती ने, बरहज ने, बनारस ने, गुजरात ने, फिर दिल्ली ने अनुभव का ढेर लगा दिया। लेकिन कुल मिलाकर के गाँव मुझ में बसा रहा है। तो मेरी अनेक कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, गांव पर आधारित हैं। गांव के अनुभव खंडों को ले लेकर मैं कविताएं लिखता रहा, कहानियाँ लिखता रहा। जब महिला आंचल आया तो मुझे लगा कि पूरे गांव पर इकट्ठा एक साथ लिख सकता हूँ। महिला आंचल में पूरे गांव की कहानी एक साथ कही गई है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वहाँ से मुझे एक रास्ता मिला। तो पानी के प्राचीर मेरा पहला उपन्यास आया और ये सन 61 में आया, पानी के प्राचीर। और मैं चूँकि गुजरात में था तो हिंदी का जो वातावरण है, जो परिवेश है, उसमें बहुत धसा हुआ नहीं था। तो गुजरात के लोगों ने इस उपन्यास को बहुत सराहा, नामक की चिट्ठी मिली थी। लेकिन जैसी चर्चा होनी चाहिए हिंदी मंडली में, हिंदी के परिवेश में, उतनी नहीं हुई। प्रभाकर माचुए ने पर एक लेख लिखा था कि महिला आंचल और बलजनवा की चर्चा बहुत हुई, लेकिन ये उपन्यास उससे कम नहीं है। ये पंक्ति मेरे लिए बड़ी ताकत बन गई और बाद में धीरे धीरे ये उपन्यास भी चर्चा में आ गया। और ये उपन्यास जब आया उसके बाद तो उपन्यास लिखने का एक रास्ता मुझे मिल गया। पानी के प्राचीर आज़ादी की प्राप्त के साथ खत्म होता है और जल टूटता वहाँ से शुरू होता है। तो जल टूटा हुआ भी गांव पर ही है और पानी के प्राचीर की बहुत सी चीज़ें उसमें आ गई हैं, फिर भी अपने आप में एक नया उपन्यास है। और मुझे बड़ा संतोष मिला कि उस पर काफ़ी चर्चाएँ हुई और ये उपन्यास BA MA के कोर्स में तमाम जगहों पर लगा और आज भी इसकी चर्चा होती रहती है, अच्छी बिक्री होती है। एक संयोग कहो कि मेरे हर बड़े उपन्यास के साथ एक छोटा उपन्यास आता है। हाँ, सर आप इन उपन्यासों में आप इन उपन्यासों में पात्र और परिवेश की सर्जना कैसे करते हैं सर? ये अलग अलग परिवेश हैं। जी मैंने कहा है कि मेरे कई उपन्यास गांव के हैं। फिर पानी के प्राचीर ठेठ गांव का है, जल टूटता हुआ ठेठ गांव का है, सूखता हुआ तालाब ठेठ गांव का है, 20 वर्ष ठेठ गांव का है। उसके बाद जो उपन्यास आए उनमें शहर और गांव मिले हुए हैं। मैं शहर में होकर गांव जाता था, गांव से शहर में आता था, तो ये जो आपसी यात्राएं होती थी उन यात्राओं ने मुझे बहुत से अनुभव दिए। लेकिन ये 4 उपन्यास ठेठ गांव के हैं। ठेठ कहानियाँ भी कुछ ठेठ गांव की हैं, लेकिन शहर के ऊपर भी मेरे उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं।
एक उपन्यास जो अहमदाबाद पर है, जी। दूसरा घर, तो उसमें भी गांव भी है और अहमदाबाद भी है। अपने लोग में गोरखपुर भी है, गांव भी है। आकाश की छत में दिल्ली में बाढ़ आई थी, वो भी है, और गजपुर का कस्बा भी है। तो क्योंकि मेरे भीतर शहर और गांव मिले जुले हैं, तो जो कई उपन्यास आए तो उनमें शहर और गांव जो है आपस में संवाद करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और कथा और कविता ये दोनों मेरे केंद्रीय क्षेत्र बन गए। लेकिन इसके बावजूद मैंने कुछ निबंध भी लिखे, और वो भी सहज मन से, क्योंकि निबंध मैं लिखूंगा, निबंध लिखने का मैं क्रम जारी रखूंगा ऐसा नहीं है। जब भी मन हुआ कुछ लगा कि ये चीज़ निबंध में आ सकती है तो निबंध लिखा। और यात्राएं की, यात्रा वर्णन भी लिखे, संस्मरण भी लिखे। ये सब अपने सहज मन से लिखता गया। सहचर है समय मेरा, मेरी आत्मकथा है, उसकी भी एक कथा है। वो ये कि मैं अपने को इतना बड़ा नहीं मानता कि मैं आत्मकथा लिखूं और लोग मेरी आत्मकथा पढ़ करके ये समझें कि कोई किसी बड़े आदमी, किसी आदर्श आदमी की कथा पढ़ रहे हैं। तो आत्मकथा लिखने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा था। लेकिन हुआ यूँ कि जब मेरे ऊपर थीसिस आनी शुरू हुई तो लोग मुझसे पूछने लगे कि अपने बारे में बताइए, आपका बचपन क्या था, आपकी शिक्षा दीक्षा क्या थी। तो मैं शुरू में तो मैंने इसको अच्छा माना, अच्छा लगा। बाद में उबने लगा कि कहाँ कहाँ मैं जवाब दूँ। तो मैंने एक लेख लिखा जहाँ मैं खड़ा हूँ। उसमें मेरे बचपन का चित्र है जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो बड़ा पसंद किया गया। लेकिन उसके बाद भी सवाल आते रहे। उसके बाद क्या हुआ, तो हमारे प्रकाशक किताब घर ने कहा कि इसको आगे बढ़ाइए। फिर मैंने बचपन पर एक पूरी किताब लिखी जहाँ मैं खड़ा हूँ, उसका नाम दिया। तो यानी बनारस जाने से पहले तक की जो मेरी यात्रा है इसमें आती है। फिर इसके बाद प्रकाशक का दबाव ने कहा कि आगे कहिए, नहीं कुछ आगे कहिए। मेरे मन ने अपने से सवाल किया कि आगे जाऊं, क्यों जाऊं आगे। फिर मन ने ही उत्तर दिया कि देखो ये कथा तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे परिवेश की है। तुम बड़े हो या ना हो, तुम्हारा परिवेश बड़ा है। तुम उस परिवेश की कहानी कहे हो, इससे संकोच मत करो, कोई झिझक मत अनुभव करो। तो इस भाव को लेकर मैं आगे बढ़ता गया। और जाहिर है कि मैं तो हूँ ही, मेरा परिवेश है। एक बार शिला शुक्ल मुझसे कहा था, मिश्रा तुम्हारा उपन्यास तो शिक्षा जगत का इतिहास बन गया है। और भी उसमें तमाम अपने तरह की कहानियाँ हैं, तमाम संदर्भ हैं, युद्धों की कथाएं हैं। पूरा BHU उसमें छाया हुआ है, वहाँ मौसम छाए हुए हैं, इसमें छाई हुई हैं, नदियाँ छाई हुई हैं, पूरा गुजरात छाया हुआ है। तो परिवेश को लेकर के जब मैं चला तो
चलता ही गया और अच्छा एक मुझे बड़ा संतोष है अपने इस उपन्यास ये आत्मकथा को लेकर के। और बहुत से लोग इसको औपन्यासिक कथा मानते हैं, इस पर काम भी हुआ है, उस पर काम हो चुके हैं, करीब 200 के करीब काम हो चुके हैं। और अभी एक काम हुआ है मेरे जो कथेतर सृजनात्मक साहित्य पर। सर आप इस संदर्भ में एक तो बात करना चाहूँगा, मैं खुद ही कहता जा रहा हूँ। तो लोग मुझे आलोचक मानते हैं, नगेन जी तो मुझे आलोचक ही मानते हैं, लेकिन मैं अपने को सर्जक मानता हूँ। यद्यपि मैंने आलोचना में बहुत काम किया है, लेकिन जो सृजना है वो स्वतः हुई है, आलोचना जो हुई है दबाव में हुई है। देखो, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो अभाव का मारा हुआ था, पैसे नहीं थे, साथ में पत्नी थी, बच्चा हेमंत हो गया था, 100 रुपये की स्कॉलरशिप थी, कोई मिल रही 4 महीने मिल रही, कोई 5 महीने मिल रही है। तो एक पत्रिका थी वहाँ की पटियाला की, वो पैसे देती थी और निबंध नहीं पाती थी, तो मैं उनके लिए आलोचनाएँ लिखता था, मुझे पैसे मिलते थे। तो कई निबंध मेरे उनके लिए लिखे गए निबंध हैं, पैसे के लिए लिखे गए निबंध नहीं, पैसे के लिए हैं लेकिन लिखे गए तो निबंध से ही हैं। तो मेरी पहली किताब है वृंदावन नरमा पर, वो MA का शोध प्रबंध है। PhD की थीसिस तो लिखनी थी, अपने मन से लिखनी थी। मेरी एक पुस्तक है हिंदी उपन्यास तंत्र यात्रा। मैं गुजरात में था तो राजकमल के यहाँ से एक ग्रंथमाला प्रकाशित हो रही थी, उसमें मदान भी थे, इंदिरा मदान विशेष के। तो आचार्य द्विवेदी ने सुझाव दिया कि उपन्यास पर हमसे लिखवाओ। तो मेरे पास राजकमल का दबाव हो गया, तो मैं उस दबाव में वो लिखा। उपन्यास में अभी देखा जाए तो वो एक मात्र अकेला किताब है, हिंदी उपन्यास तंत्र यात्रा मैंने उस दबाव में लिखी। फिर हिंदी कहानी अंतरंग पहचान आई, इसकी भी कहानी है। हिंदी वाङ्मय नामक एक ग्रंथ निकल रहा था, संपादक डॉक्टर नागेंद्र, उन्होंने हिंदी कहानी भी लिखने को कहा था राजेंद्र यादव से, हमसे कहा था उपन्यास लिखने के लिए। मैं नगेंद्र जी का बैठा हुआ था, उन्होंने यादव को फ़ोन किया, भाई कब दे रहे हो? तो राजेंद्र यादव का दिमाग बड़ा ख़राब था, बहुत अपने को लगाते थे। कहा कि नगेंद्र जी और कौन कौन देखा क्या आपके यहाँ? उनका तुम्हारा मतलब क्या आपसे? तुम कौन होते पूछने वाले? संपादक मैं हूँ कि नहीं, आपके यहाँ जो लेखक लोग होते हैं वो बस वो यूँ ही होते हैं। तो उनका तुम मत देखो, हमसे कहा तुम लिख दो। मैंने कहा ये अच्छी बात है कि उपन्यास पर मैं लिख चुका हूँ, तो हिंदी कहानी पर मैंने लिखा। उसी तरह से हिंदी कविता आधुनिक संदर्भ, फिर कई नाम उसका है, वो भी वहाँ से नागरिक जागरण सभा से इतिहास निकल रहा था। उसके 13वें खंड में छायावादोत्तर कविता में नगेंद्र जी को लिखना था, उनका तुम लिख दो। तो उनके आग्रह से मैंने वो भी लिखा। तो इस तरह से मैंने जो आलोचनाएँ लिखी अपने मन से नहीं लिखी, इसलिए मैं अपने को मुख्यतः आलोचक नहीं मानता,
फिर मानता हूँ आलोचक बनने के लिए बहुत कुछ पश्चिम का, पूरब का, ये और वो सब पढ़ना चाहिए, तो उससे मेरा खास लगाव नहीं रहा, क्योंकि जो सुख मुझे मिलता रहा सर्जना में, वो समय में बर्बाद वहाँ जो करूँ। जी और जितना लिखा है 11% का मेरी आलोचना पसंद क्या है, ठीक है। सर, आप आज़ादी से पहले जो ग्रामीण परिवेश है, जो वहाँ पे आप देखते हैं सांप्रदायिक सौहार्द और ये सब था, तो क्या आज़ादी के बाद भी वैसे ही गाँवों में आपको दिखाई दिए या कुछ अंतर है अभी? और अभी तक के उसमें सांप्रदायिक सौहार्द और जो औपनिवेशिक शासन था आज़ादी से पहले, उसमें क्या है? देखो, आज़ादी की बात तो मैं बनारस चला आया था, आता था जाता था, गाँव से लगाव भर हुआ था। तो हमारे गांव में सांप्रदायिक असौहार्द का सवाल नहीं था, जो कि मुसलमान नहीं थे। ब्राह्मण थे, कुछ बनिए थे, अहीर थे, और ये जो दलित लोग हैं वो थे। तो दलितों के साथ जो एक पारंपरिक दुर्व्यवहार रहा है, वो तो होता रहता रहा, तब भी होता था, और आजकल भी आप देख रहे हैं, समाचार पढ़ते हैं, होता है। लेकिन फिर भी लोगों में एक लगाव था, संबंध था। नाई, धोबी, हाँ, हाँ, कोरियर से। सर, थोड़ा सा व्यस्त रह के। सर, जैसे पानी के प्राचीन उपन्यास में आपने बहुत सारा नहीं वर्णन तो फैसला करना। कोरियर वाले। गुजरात संडे को भी आते हैं। हाँ, तो रहेगा तो कोरियर वाले। आउटलुक है क्या? आउटलुक। वो दिन बाद आया है। अच्छा। तो गांव का जो नक्शा था उन दिनों, वह कुछ अलग था, और आज़ादी के बाद धीरे धीरे कुछ अलग होता गया। फैज का एक शेर है जो पिछले गांव पर लागू होता है, कितने अच्छे लोग थे जिनको अपने गम से फुर्सत थी, पूछे थे अहवान जो कोई दर्द के मारे गुजरे था। वो आज़ादी से पहले जो गांव मैंने जिया है, जो गांव था, उसमें भाईचारा बहुत था। देखिए, दुश्मनी होती रहती है, मारपीट होती रहती है, इसके बावजूद बहुत भाईचारा था। एक दूसरे की सहायता करना, दूसरे के साथ होना, उठना बैठना, गाना बजाना चलता रहता था। किसी की बेटी की शादी है, पूरा गांव इकट्ठा हो गया है, बारात जा रही है। किसी का भांजा है, पूरे गांव का भांजा है। किसी का दामाद है, पूरे गांव का दामाद है। और साल भर में चाहे कोई झगड़ा हुआ हो, होली में सब लोग मिल जाते थे। और अपने गांव के भीतर चाहे जो भी झगड़ा हो रहा हो, लेकिन अगर पराए गांव से झगड़ा होता तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता। त्योहारों को जो आपसी आना जाना, नमस्कार करना, आशीर्वाद देना, तो बड़ा अच्छा होता था। भाव के बीच भी वो गांव बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा सुंदर लगता था, बड़ी रौनक थी। और मेरा ख्याल है आज़ादी के बाद राजनीति ने घरों को झंडा बना दिया। हर घर एक अलग झंडा बनने लगा, और वो सौहार्द टूटने लगा,
बच्चे भी ख़ास तौर से शहर में आने लगे, वो होली दिवाली का जो रंग उतरने लगा, और जो एक सहयोग की भावना थी आपस में, वो भी कम होने लगी। और अब तो हर गांव का रहने वाला हर आदमी कहता है कि हमारा गांव वो गांव नहीं रहा, वो गांव नहीं रहा, अलग हो गया। यानी जो एक सहयोगिता थी, संवेदना थी, भाईचारा था, वो अब नहीं रहा। लेकिन एक ये है कि गांव में जो अभाव थे, जो असुविधाएं थी, वे खत्म हुई हैं। मेरा उपन्यास है 20 बरस। जी सर। मैंने उसमें दिखाया है कि एक संबंध टूट रहा है, दूसरा बन रहा है। जैसे जिसको आप परस्पर भाईचारा कहते थे, वो नहीं रहा। लेकिन औरतों के साथ जो पुरुषों का एक दुर्व्यवहार था, वो कम हो रहा, क्योंकि औरतें जाग रही हैं। आप उस पुराने संबंध को आप व्याख्यायित नहीं कर सकते हैं। अपने हिसाब से संबंध टूट रहा है, लेकिन एक संबंध बन रहा है। वो औरतें जो हैं एक व्यक्ति के रूप में उभर रही हैं। यही हाल दलित वर्ग का है, वो उठ रहे हैं। बड़े लोगों और दलितों के बीच जो संबंध था, वो बड़ा ही खराब संबंध था, वो टूट रहा है। दलित भी उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, और एक नया संबंध बन रहा है, नया मूल्य बन रहा है। और तमाम जो असुविधाएँ थी, सड़क की और डाकखाने की, फना की, उससे गाँव संपन्न हो रहा है। तो गाँव में एक नया बोध आ रहा है, नई चेतना आ रही है, सब कुछ आ रहा है। तो कुछ नए मूल्य बन रहे हैं, कुछ पुराने अच्छे मूल्य टूट रहे हैं। जैसे भाईचारा का जो मूल्य था, बहुत मूल्यवान, बहुत बड़ा मूल्य था, वो टूट रहा है, तो अच्छा नहीं है। पुराने लोग अपर होते थे, क्योंकि जानते थे कि बागीचा लगवाओ, कुआं खुदवाओ, तालाब खुदवाओ, ये मूल्य थे, सामाजिक मूल्य थे। बागीचा अपने लिए नहीं है, तालाब अपने लिए नहीं है, औरों के लिए खुदवाते थे। आज तालाब काटे जा रहे हैं खेत के लिए, बागीचा काटे जा रहे हैं, कुएं बंद हो रहे हैं। तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ बुरा हो रहा है। सर, भूमंडलीकरण का प्रभाव आप कैसे देख रहे हैं? भूमंडलीकरण का प्रभाव आप कैसे देख रहे हैं गाँव पे? आगे क्या है, ये है अब से दुकरा फिर थोड़ा सा ठीक है सर, कि आज मतलब देख रहे हैं कि सरकार गांव के विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, नई योजना भी लागू कर रहे हैं, लेकिन गांव फिर भी अब टूट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं कहीं ना कहीं गांव। तो आप इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, गांव खत्म तो नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं, गांव का एक रूप तो खत्म हो रहा है, दूसरा बन रहा है। और एक कविता सुनाओ तुमको। सर, सारे सवालों का जवाब सही देंगे। थोड़ी लंबी है। लौट आया हूँ घर, कितना अच्छा लग रहा है कि इसकी खपरेल की जगह चमक रही है पक्की छत। बरसात में हमारे आंसुओं की तरह ही चूती थी खपरेल। सांप लटके होते थे यहाँ वहाँ, कच्ची दीवारें
पक्की दीवारों में बदल गई हैं, आज भी कानों में बज रही हैं। बारिश में टूटती कच्ची दीवारों की अर्राहट। घर एकाएक नंगा हो उठता था और पिता की सुन्न आंखों में डूब जाता था। कितनी कोफ्त होती थी जब पाठ याद करने के लिए जाड़े के सुबह सुबह झिबरी जलानी पड़ती थी। तेल नहीं होता था तो मन मार कर सो जाते थे और स्कूल में मास्टर की मार खाते थे। अब हाथ बढ़ाकर बटन दबाया और रोशनी का फुव्वारा फूट पड़ा। देखो दोनों चीज़ें आएंगी। जी सर। टेलीविज़न से समाचार आ रहा था, मैं रोमांचित हो उठा। याद आ गया पागल नदियों से घिरा हुआ गांव, जहां समाचारों की एक किरण भी नहीं आती थी केवल अफवाहें। अब तो घर आंगन विश्व की मूर्ति छवियों से जगमगा रहा है। वाह क्या बात है, किरणों के झुंड की तरह चली आ रही हैं बालिकाएं स्कूल से, चेतना के नए उन्मेष से हंसती खिलखिलाती हुई। ट्रैक्टर की आवाज़ आई, बताया गया कि यह अपना ही है, खेत से आ रहा है। याद आए अपने दो मरियल बैल, जिनके लिए जाड़ा हो या बरसात, अकाल हो या सुकाल, सुबह सुबह उठना और सानी पानी का प्रबंध करना ही पड़ता था। खेत हो या खलिहान, दोनों बैठ जाते थे तो मार खा कर भी उठने का नाम भी लेते थे। उनके साथ न जाने कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। फिर कितनी मारामारी होती थी मजदूरों को सहेजने में। अब ट्रैक्टर हैं, जोतता है, बोता है, काटता है, दांता है, बोता ढोता है। नगा की संपन्नता की उष्मा से महक रहा है घर, जो प्रायः उदास पड़ा रहता था। जलता भी था तो खुलकर नहीं। मैं कितना खुश था अपना बदला हुआ घर देखकर, लेकिन अपने इस बावले मन क्या क्या करूं। रह रह कर भटक जाता है दूर कहीं मेरा साथ छोड़कर। जब मैं घर में अकेला हुआ तो यह सोचने लगा, यहीं कहीं रस्सियों पर टंगी होती थी मक्के की बालियां, शरद के रंग और गंध में डूबी हुई। कितना सोधा संगीत होता था उनमें। जब भुनती थी स्कूल से लौटे हुए हम भूखे बच्चों के लिए, यहीं कहीं एक चक्की थी जिसके जुए पर माँ और भाभी के हाथों के गहरे निशान थे, जो अपनी करुण घरघराहट के साथ झड़ती थी जीवन की रागिणी, जिसके धुन पर माँ और भाभी के कंठों से दर्द भरा थम थम कर फूटता था गीत और आकाश में भटकने लगता था। यहीं कहीं एक आला था जिसमें रखा रहता था माँ का सुहाग श्रृंगार, चूड़ियाँ, सिंदूर की डिबिया, कंघी और शीशा। पास में ही कहीं एक टूटा सा बक्सा था जिसमें माँ कुछ पैसे छिपा कर रखती थी प्यार की तरह, और उनकी आँख से रह रहकर हमारे आंसू सोखती रहती थी। यहाँ खूंटियाँ थीं जिन पर टंगे होते थे हमारे मिठक, जिनसे होते हुए हम ऐसे लोक में पहुँच जाते थे जहाँ अगरबत्ती की खुशबू भरी होती थी। अब तो दीवारों पर कीले हैं जिनमें लटके हुए हैं सिने तारिकाओं के भड़कीले चित्रों वाले कैलेंडर, जो आँखों को न जाने कहाँ कहाँ ले जाते हैं। टीवी से भड़कीले स्वर में देहबागी से सिने संगीत गूंजा, मैं चौंक उठा। फिर बावला मन धीरे धीरे पहुंच गया वहीं, यहीं कहीं बैठी गीत गाती थी माँ। पूजा के, मौसमों के, पर्वों के हम उनमें बहते चले जाते थे, अपने से पार न जाने कहाँ तक। यहीं कहीं वह कहानियाँ सुनाती थी जिनमें बहते बहते हम पहुंच जाते थे एक आर्द्रलोक में, जहाँ पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, राजा रंग सभी एक परिवार होते थे, दर्द में नहाए हुए थे। यहीं कहीं रात के पिछले पहर में पिता के दर्दीले कंठ से फूटता था लोक रस में भीगा भीगा गीत। वह गली गली भटकता हुआ पूरे गांव को भिगो देता था। यहीं कहीं रुंझुन गति से चलती हुई भाभी अपने नन्हे देवर को छेड़ती थी और उनकी हंसी आंगन में बहने लगती थी स्वच्छ हवा की तरह।
जिसमें ज्वारों के यहीं कहीं एक कमरा था जिसमें ज्वारों में पुआल बिछा होता था। यहीं गुदड़ी के नीचे डूबती मेरी आंखों में कितने महकते हुए सपने जन्मे थे और अंकित हो गए थे दीवारों पर, छत पर, यहाँ वहाँ। बावड़ा मन उदास हो गया। मैंने देखा एक ताक में रामचरितमानस की पोथी अभी भी रखी हुई थी। मैं खुश होकर चलाया, ओ बावड़ा मन उदास मत हो, देख यह पोथी बची है तो भी बहुत ऊंचा हुआ है। सर बस 2 क्वेश्चन है सर। आजकल के जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हाँ? आजकल के जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो ग्रामीण जीवन का प्रमुख अंग है, तो आप उस पर क्या विचार नहीं, रखेंगे? मैं सोच मिला किसानों की आत्महत्या पर आप क्या कहेंगे सर? आत्महत्या। जी सर। देखिए, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोगों को क्या क्या हो गया है। ये सर आज जो किसान जो हाँ, आत्महत्या कर वही कह रहा हूँ। लेकिन हमने कभी अपने जवार में, अपने गांव में या अपने आसपास किसी किसान को आत्महत्या करते नहीं सुना, कभी नहीं सुना। जबकि हमारा गांव इतना गरीबी से सख्त था, फिर भी लोग हंस हंस करके उमंग के साथ झेल लेते थे गरीबी को। लेकिन ये मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में किसान हत्याएं करते जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्या हमारे गरीब गांवों से अधिक गरीब गांव के लोग हैं। हमारे यहाँ के भी लोग डूबे होते थे कर्ज में, तरह तरह की समस्याओं में, लेकिन कभी कोई आत्महत्या नहीं करता। आज आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे परिवेश हो सकता है, उनकी मानसिकता भी हो सकती है। और लेकिन जहाँ तक हम अपने बड़े परिवेश को देखते हैं, कोई नहीं दिखाई पड़ता जो आत्महत्या कर रहा हो। हो सकता है कि आत्महत्या करने वाले जो लोग हैं वो उत्साह में ज़्यादा कर्जा ले लेते हों और कर्जा न चुका पाते हों। हम लोग के यहाँ किसान कर्जा नहीं लेते थे, बल्कि अपने घरों के जेवर जो थे वो बनियों के यहाँ रखाते थे और कर्जा लेते भी थे तो उसके लिए अपना खेत रहन पर रखते थे। इसलिए मैं नहीं कह पा रहा हूँ कि जो किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं उनके पीछे आत्महत्या की मजबूरी है या आपकी मानसिकता है। क्योंकि उनको छोड़ दीजिए, बहुत से अफसर हैं, बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, बहुत से अभिनेता नेता हैं, वो भी आत्महत्या करते हैं। छात्राएं सर। हाँ, तो एक मानसिकता ही बहुत बड़ी, जो अवसादग्रस्त होते हैं वो आत्महत्याएँ करते हैं। तो परिवेश हो सकता है, मानसिकता भी हो सकती है। मैं बहुत इसके बारे में निर्णायक मत नहीं दे सकता हूँ। सर एक और प्रश्न है, जैसे हम साहित्य सर्जना करते हैं, कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, उसमें पात्र प्रमुख होते हैं, तो सर कई बार होता है कि हम देखते हैं कई सारे राइटर्स के पात्र उनके कंट्रोल में नहीं होते। सर हम देखते हैं कि पात्र अपने आप में स्वतंत्र होकर चलते जाते हैं। तो क्या कोई भी अगर हम सर्जना कर रहे हैं तो पात्रों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए या उसको अपनी स्वतंत्रता पे छोड़ देना चाहिए? देखिए, ये दुनिया बनाई है ईश्वर ने और उससे कोई जवाब मांगता नहीं है। हमने एक मेरी लाइन है कि इसको रहने की जगह नहीं थी, इसकी जगह नहीं थी तो क्यों रहने को भेजा? हे ईश्वर, तुमने क्यों भेजा इस आदमी को रहने, जब उसके लिए रहने की जगह नहीं क्यों भेजा तुमने?
ईश्वर की जो सृष्टि है उसमें इतनी गड़बड़ियाँ हैं, इतनी विषमताएँ हैं, इतना दुख है, इतना सब कुछ है। जैन ने लिखा है कि हे ईश्वर, भोगते हम हैं और देखते तुम हो चुपचाप बैठे हुए। तो यहाँ जो हो रहा है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लेखक है वो आपके सामने है, उससे आप सवाल करते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। जी सर। हाँ, वो जवाब दे होता है, उसके पास जो जवाब देने की जिम्मेदारी होती है कि तुमने जो दुनिया रची है वो क्यों खराब रची है। जी तो तुमने जो कहा कि उसमें दुनिया खराब दुनिया है, कुछ हम अच्छा देना रखते हैं, जो खराब लोग हैं और उन पर हम लिख रहे हैं, तो वो जैसे हैं वैसे लिखेंगे। लेकिन हमारा दायित्व होता है कि हम मनुष्यता को कहीं जीवित रखें। जी सर। मानवता का प्रसार बहुत है, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम जानवर से पहले, जानवर से मनुष्य हुए हैं, है ना। जी तो हम जानवर मनुष्य इसलिए हुए, हमने अपने जानवर को दबा दिया है और दबा करके हम मनुष्य बने हैं। कि वो जानवर भीतर कहीं कहीं बैठा होता है और बार बार उठ जाता है। तो मनुष्य का साइज का काम होता है कि जानवर को दबा दे और जो हमारी इंसानियत है, जो हमारी जो संवेदना है, उसको जगाए रखे और पूरे समाज की विषमताओं का चिंतन करते हुए भी ऐसी अंततः घटना एक ऐसा चित्र है कि जगह दुनिया जीने लायक है, आदमी जीने लायक है, समाज जीने के लायक है। तो ऐसा नहीं है कि आप दुनिया रचेंगे और सब अच्छे लोगों को, जी अच्छे लोगों की औकात की कब्जा बुरे लोग हैं। जी सुबह सभी अच्छे की रात होती है, तो रात का चिंतन करते हुए सुबह को दिखाना जरूरी है और सुबह को दिखाने के लिए रात का चिंतन करना जरूरी है। दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? सुबह। लक्ष्य क्या है? इंसानियत। तो जब आप कोई चीज़ पढ़ें तो लगे कि आपकी इंसानियत जाग गई है, लगे कि हाँ हम बहुत उदास थे, बहुत निराश थे, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं भीतर एक सा जगह है। तो जो लेखक नेगेटिव वाले हैं, और कविता आई और कहानी आई, सब नेगेटिव आई, बहुत कुछ खत्म हो गए। लेकिन जहाँ उल्लास है, जहाँ प्रभात है, जहाँ उजाला है, वो चीज़ अमर होती है। सर अंतिम प्रश्न है बस कि सर अभी देखते हैं कि हम कहानी कविता में जो नई पीढ़ी है वो सोशल मीडिया और इन सब के माध्यम से बहुत अपने आप को सामने लेके आ रहे हैं। जो नई कहानी युवा पीढ़ी है सर, वो कहानी या कविता में सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय है सर। सोशल मीडिया पर सर, चाहे व्हाट्सएप हो, FB हो, इन सब पे वो अपने आप को खुद दिखा रहे युवा कवि या कहानीकार। तो सर इस पे आप क्या बोलेंगे उन युवा कवियों और उनके लिए? मुझे उसका ज्ञान नहीं है। मुझे जो आज का तंत्र है उसका ज्ञान बिल्कुल नहीं है। और एक आम आदमी की हैसियत से ये मैं कह सकता हूँ, और जसवीर बैठा हुआ है उसको कबूल करेगा कि घटना के प्रसार के लिए फेसबुक एक बड़ा अच्छा माध्यम आया है। यानी आपको किसी का मुखापेक्षी नहीं होना पड़ता है। आप जो लिख रहे हैं चाहते हैं लोगों तक जाए, तो फेसबुक अच्छा माध्यम है। एकाएक तमाम लोग पढ़ लेते हैं और अपनी राय दे देते हैं, और एकाएक रचना
दूर तक फैल जाती है। ये स्थिति कभी सम्मेलनों की होती है कि हजारों लोग बैठे होते हैं और कविता पढ़ी गई तो एक साथ हजारों ने सुन लिया। लेकिन मैं अपने शिष्यों से कहता हूँ, सुखबीर से जसवीर से कहा कि फेसबुक एक माध्यम है, लेकिन एक स्थायी माध्यम पत्र पत्रिकाएँ हैं, क्योंकि फेसबुक तो आपके हाथ में है। बहुत से लोग जो हैं लिख रहे हैं, डाल रहे हैं, लिख रहे हैं, डाल रहे हैं, लिख रहे डाल रहे हैं। इनके एक मित्र हैं वो तो न जाने कितना कुछ डालते रहते हैं। लेकिन आपका जो लेखन है वह स्तरीय है कि नहीं है, इसकी पहचान तब होती जो आप छपते हैं पत्रिकाओं में, वो स्थायित्व होता है उसमें। फेसबुक पे तो लोगों आगे यानी लोगों के रिएक्शन आ गए, प्रतिक्रिया आ गई, ख़त्म हो गई बात। लेकिन पत्र पत्रिकाओं में एक तो होता है कि संपादक जो है देखता है कि, और जो पढ़ते हैं लोग हैं वो सोचते हैं हाँ भाई इसमें छपा हुआ है तो स्थायी लेखक है। तो फेसबुक के साथ साथ ये जो लिखित माध्यम है वो ज़रूरी है स्थायित्व के लिए। और मैं समझता हूँ कि फेसबुक के साथ साथ तमाम पत्रिकाएँ निकल रही हैं, आप देख रही हैं, तमाम अच्छी पत्रिकाएँ भी, गली कूटस्थ पत्रिकाएँ हैं, छोटी पत्रिकाएँ हैं, और वे हर तरह के विचार को, हर तरह के भाव को प्रस्तुत कर रही हैं। ऐसी पत्रिकाएँ भी हैं जो सरकारी पत्रिकाओं में नहीं छपता है तो छापते हैं और अच्छा काम करते हैं। क्योंकि सरकारी पत्रिकाओं में तो ये है कि सरकार का मुँह देखना पड़ता है कि ये चीज़ छपने लायक है, नहीं छपने लायक है। लेकिन जो स्वाधीन पत्रिकाएं हैं वो स्वाधीन हैं, लोगों को अच्छा लगा। जो विरोधी मंत्र हैं, विरोधी स्वर हैं, उनको भी छापते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।